यूपी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी, चलेंगे। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। वजीर आजम तो आप वजीर आजम जैसे बनो, नहीं मैं चाय वाला था। 27 के चुनाव को लेकर यूपी का पारा अभी से चरम पर पहुंचने लगा है। ओवैसी ब्रदर्स फायर मोड में, उनके निशाने पर सीधे पीएम मोदी, सीएम योगी। टारगेट पर है उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव। मकसद है यूपी में सियासी कामयाबी हासिल कर देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी झंडे गाड़ना। इसीलिए खुले मंच से जूनियर ओवैसी ने सीधे सीएम योगी को चैलेंज देते हुए यूपी में मजलिस की पतंग को उड़ाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। तो वहीं सीएम योगी ने भी दो टूक कह दिया कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी। आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। अभी योगी बाकी था, अब आप लोगों, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। योगी बाबरी के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वालों पर हमलावर है, तो वहीं तेलंगाना की चुनावी रैलियों में अकबरुद्दीन ओवैसी फुल फॉर्म में नजर आए। सीएम योगी को चैलेंज तो दिया ही, पीएम मोदी का मजाक उड़ाते दिखे। मोदी योगी सुन ले, ना मैं अपनी नमाज छोड़ने तैयार हूं, ना अपनी अज़ा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं सुन्नत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं नफिल छोड़ने तैयार हूं, ना ही हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। वजीर आजम तो आप वजीर आजम जैसे बनो, वजीर आजम जैसी बात करो, वजीर आजम जैसे इक़दामात लो। ताकत है, फैसले लेना है, नहीं मैं चाय वाला था, मैं फकीर हूं। चाय 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 की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय का पानी, चाय की पत्ती, कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय। ओवैसी ब्रदर्स के निशाने पर सीएम योगी और पीएम मोदी हैं। तीखे तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन कलेजा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का बैठा जा रहा है। अखिलेश और ममता दोनों को अपने अपने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का खौफ सता रहा। जाहिर है, अगर ओवैसी यूपी बंगाल में मजबूत हुए तो नुकसान सपा और टीएमसी का ही ज्यादा होगा, क्योंकि ओवैसी उन्हीं का वोट बैंक काटेंगे। यही वजह है कि अखिलेश सनातन की बात कर रहे हैं, तो योगी हिंदुओं को एकजुट करने वाले अपने पुराने फॉर्मूले पर कायम है। एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। हालांकि बीजेपी ओवैसी ब्रदर्स के ओपन चैलेंज को कितना सीरियस ले रही, वो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की जुबानी सुन लीजिए। कई बार आ चुके हैं, कई बार हिलाने की बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कमल खिला था, कमल खिला रहेगा।
यूपी में ओवैसी की एंट्री से हड़कंप है तो बंगाल में भी दीदी टेंशन में है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एमआईएम के बंगाल अध्यक्ष इमरान सोलंकी वहां नई बाबरी बना रहे हुमायूं कबीर के साथ मंच साझा कर चुके हैं। हुमायूं कबीर कल 11 फरवरी से नई बाबरी का निर्माण कार्य शुरू करने का ऐलान भी कर चुके हैं। जाहिर है यहाँ भी मुस्लिम वोट बैंक बटा तो दीदी को सियासी परेशानी होगी, इसीलिए दीदी मंदिर बनवाने के मिशन पर है। तो सवाल तो है कि ओवैसी परिवार के मोदी योगी पर चिल्लाने का असर ही है कि अखिलेश ममता अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुबोई खान राष्ट्रीय संयोजिका है राष्ट्रीय जागरण अभियान की, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु, आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, भुवन जोशी है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और संजय सरकार टीएमसी के नेता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आदिल, आपसे शुरू करता हूं। कयामत तक बाबरी का आप लोग सपना देखते हैं, यहां तो दो टूक कह दिया आज सीएम योगी ने कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी। जी, अरे भाई सीएम योगी क़यामत तक रहेंगे क्या? जो बोल दिए हैं, भविष्यवाणी कर दिए हैं क्या? हम तो बोले कि अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद किया था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये आया कि वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। ये बात है, ये सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी दिखा कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि भाजपा, आरएसएस ने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया और बाबरी मस्जिद शहीद किया। इंशाल्लाह क़यामत के सुबह में बनेगी। हमारा ये फेथ है, हमारा ईमान है। हम थोड़ी लड़ने जा रहे हैं भाजपा की तरह, हम अपना फेथ की बात कर रहे हैं। लेट द फेथ प्रिवेल। फेथ, जिसका जो फेथ है उसको मानिए ना। इतना इसमें तो अकेले आपका फेथ प्रिवेल होगा? पहले अभी अमित जो शाह फेथ 500 सालों से चल रहा था आदिल हसन, उस फेथ की आपने कभी चिंता नहीं की? कोर्ट के फैसले से मंदिर बन गया, तब भी आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा खुलेआम कहते रहे कयामत तक बाबरी रहेगी, तब आपको फेथ की चिंता नहीं होती है? राकेश भाई, ये आप सबसे प्रतिष्ठित एंकर हैं और हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपके चैनल पे अभी बैठे हैं। दूसरे चैनल पे नहीं गए क्योंकि आप बड़े भाई हैं। हम लकुम दीनकुम वलिय दीन, कुरान की एक आयत है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जिस धर्म में, आप अपने धर्म को प्रोपोगेट कीजिए, फैलाइए। हम आप कभी आपसे नहीं कर, ये मेरा फेथ था, मेरा एक इमोशनल मुद्दा है। बाबरी मेरी मस्जिद से, हम अपनी मस्जिद की बात कर रहे हैं। हम थोड़ी बोल रहे योगी आदित्यनाथ की तरह पहले केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, ये सबसे लड़ ले। यूपी के अवाम इनको दिखा दी ना लोकसभा में। अयोध्या जो इतनी पावन भूमि है, इतनी मुकद्दस सरजमी है, वहां पर चुनाव हार गए। देखा दिया, जनता ने दिखाया ना बॉस। लोकतंत्र के मंदिर में तो हार गए ना। अयोध्या जैसी सीट हार गई ना भाजपा। आदिल भाई बहुत जगहों पर हाफ हो गए ना। अरे चुनाव में हार जीत तो लगा ही रहता है आदिल भाई। और आपने कहा कि आप मेरे लिए आ गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। आपको मैं भी उतना ही चाहता हूं, आप भी मेरे दिल के उतना ही करीब है, आप भी मेरे दिल के उतना ही करीब है। बार बार सुबह ही कुछ इशारा कर रही हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी मैं राकेश पांडे जी का धन्यवाद मैं प्लीज इनकी एक बात को जरूर काउंटर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग जो फेथ के और इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं ना, हम भी मुसलमान हैं, हम भी अपने मजहब के लिए कुछ कह लें जरा। लेट द फेथ प्रिवेल, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो फेथ आपका अल्लाह के प्रति है, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति है, उसको तो क्लियर कर दीजिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन आप कहते हैं कि हमारा दीन कहता है, यानी कि अपने मजहब के सम्मान के साथ साथ दूसरे के मजहब का भी सम्मान करना। तो आप कौन सी परिभाषा के हिसाब से कहते हैं कि अगर किसी के मंदिर को आप विध्वंस करें, विकृत करें, हक तलफी करें, किसी से छीन कर आप मंदिर में मस्जिद का परचम लहरा दें, तो इस्लाम की कौन सी परिभाषा के हिसाब से वो मस्जिद हो जाती है? हमारे इस्लाम ने तो हमें यह बताया है कि ऐसा स्ट्रक्चर मस्जिद कहलाने के लिए क्वालिफाई ही नहीं करता। मस्जिद सिर्फ वो हो सकती है जो खरीदे हुए पैसों से हो, या दान किए हुए पैसों से हो, या किसी ने अपनी मर्जी से आपको दी हो, तो ही हो सकती है। आप लोग छीना झपटी करके आपने एक ही थोड़ी। भाई अगर आपको इतना इस्लाम पे भरोसा है तो बाबरी मस्जिद से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? कितनी मस्जिदें खाली पड़ी हैं, कितनी मस्जिदों के नीचे दुकानें बना के बेच देते हैं। अरे कितनी मस्जिद क्या? उसी अयोध्या में राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक जगह कोर्ट ने दी कि मस्जिद बना लीजिए। वहां नहीं, वहां पर जो बोर्ड लगा है वो बोर्ड टूट गया है। वहां क्यों बनाएंगे? सही सलामत नहीं है। नींव खुदना, ईंट गिरना, पत्थर गिरना, वो छोड़ दीजिए। वहां क्यों बनाएंगे? इनका मकसद नमाज पढ़ना थोड़ी है। इनका मकसद मस्जिद थोड़ी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपका फेथ धर्म के लिए नहीं,
सो वही कह रही है आपकी महत्वाकांक्षा, आपका फेथ आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। सुनिए, अब मैडम क्या बोल रही है, मैडम का हम क्या जवाब दें। मेरा इन्नमल आमालो बिन्नियात, हर कुछ का दारोमदार नियत पे है। मैडम फजर का नमाज हम पढ़े कि नहीं पढ़े अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लिए बैटिंग कीजिए, खुश रहिए, चमकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश भाई बड़े भाई है, पंडित जी का हम आशीर्वाद ले रहे हैं, हम हाथ जोड़ के चैनल पर आशीर्वाद देते हैं बड़े भाई। मेरे वक्त माफिया नहीं है, बोलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार। राकेश भाई मुझे बोलने दीजिए, मैडम के बीच में नहीं बोला था मैंने। ठीक ठीक, बोलिए बोलिए राकेश भाई, मैं बीच में किसी के नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। नरेंद्र मोदी जी को बोलिए 12 साल से, नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए 12 साल से इस देश में मोदी जी की सरकार है। मुसलमानों पर जो ज्यादती करना है वो करते हैं। उनका चीफ मिनिस्टर आसाम का वो हरामजादा हेमंत, नहीं, ये क्या शब्द है घटिया तरीके आदिल, ये क्या शब्द है? इस देश के लोग, ये टेलीविजन चैनल है, गाली का कोई मंच थोड़े नहीं है। क्या करे, मेरे दिल को तकलीफ। हाँ तो दिल को तकलीफ तो संयमित भाषा में दर्द निकालिए। राकेश भाई, सड़क चौक चौराहे पर रहिएगा, गाली गलौज करने आइएगा आदिल, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे शो में आकर, हमारे चैनल पर आकर आप प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए। ठीक ठीक, सुनिए राकेश भाई, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा है। कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे भीख मांगता था हेमंता बिश्व शर्मा, और नारायण राणे का बेटा मुसलमान जब कांग्रेस में था भीख मांगता था। आज देखिए भीख आज मुसलमानों के लिए ज़ारू बन रहा है। इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है इनको, प्लीज। ये जाहिलपन है। मैडम ये क्यों वाले व्यक्ति को डिबेट में नहीं बैठना चाहिए, हटा दीजिए इनको भाई साहब, ये बदतमीजी आदमी है। नहीं, एक मिनट, 30 सेकंड और आदिल बोलिए। आचार्य जी आता हूं, फिर मैं विजय शर्मा के पास जाऊंगा, फिर आचार्य जी आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड आदिल और बोलिए प्लीज, शब्दों का ध्यान रखिए। चौक चौराहे पर बोल लीजिएगा जिसको जो मना है। सुनिए हाँ राकेश साहब, राकेश साहब, महाराज पुलिस से पूछिए हमारे नबी के शान में यती महाराज ने क्या कहा। गाजियाबाद पुलिस से पूछिए, उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछिए हमारे नबी के शान में रामगिरी महाराज ने क्या कहा। ये मोदी सरकार क्या कर रही है, ये फडणवीस, ये योगी क्या कर रहे हैं। हम आवाज उठाएंगे। मेरे नबी मेरी वजूद से ज्यादा है, मेरी पहचान है, मेरी वजूद है। मेरा नबी से इससे क्या लेना दे रहा है। आऊंगा सुबह एक बार। विजय शर्मा जी रिप्लाई सीधे आप लोगों पर कि आप लोग। और आदिल भाई एक चीज है, वोट मांगने को भीख मांगना नहीं कहते हैं, वोट मांगने को भीख मांगना नहीं कहते। विजय शर्मा भीख मांगना कहते हैं, जाकर पूछे जो वोट मांगता है। हम लोग वोट की भीख ही मांगते हैं सर। ये जो जहरीली भाषा बोलते हैं ना आदिल और आदिल की पार्टी, इनके अकबरुद्दीन जी ने क्या बोला था 2012 में, सबको याद है ना पूरे देश में। उन्होंने भी ऐसी जहरीली भाषा बोली थी कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम 25 करोड़ है। अरे जहरीली भाषा, ये कांग्रेस पार्टी एक मिले जुले, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारती है हैदराबाद में, इनको समर्थन देती है। तो ये सारे जो तुष्टिकरण की चाशनी, अब इनसे पूछिए एक क्वेश्चन कि इनके लिए संविधान बड़ा है या इनके लिए धर्म बड़ा है। कभी ये संविधान की ओट में आ जाते हैं कि संविधान खतरे में, कभी इनके लिए धर्म बड़ा हो जाता है। भाई जिसके लिए फुल बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया हो यहाँ भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उसके ऊपर आप उंगली उठाने वाले कौन होते हो? आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो, आप संविधान से बड़े हो, आप कानून से बड़े हो? बताइए आप मुझे देश के सामने। इस तरह की बेतुकी बातें करना देश में आग लगाने के बराबर है। ठीक ठीक, आदिल छोटा रिप्लाई फिर आचार्य जी आपके पास आता हूं। मुस्लिमों को बरगलाना, मुस्लिमों को अनपढ़ रखना, उनके पास किसी तरह की योजना का फायदा नहीं पहुंचाना, और इसी तरह की जहरीली भाषा बोलते रहिए, देश को कमजोर करने वाली बातें करते नहीं। ये इनका कार्य है। सर राकेश साहब, पहला दलित मेयर हैदराबाद का हमने बनाया। अभी बीएमसी में एक दलित विजय सर को बीएमसी घटक दल का नेता बनाया। दारुसलाम में देखिए माथे पे टीका हो, तिलक हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया था। इनको जानकारी नहीं है, फिरोज खान कैंडिडेट थे। हम जाकर अकबर ओवैसी साहब कंस्टिट्यूएंसी में पूछिए, कोरोना में गैर मुस्लिम कॉलोनी में, हिंदुओं के कॉलोनी में भी उसी तरीके से अनाज बांटा था जिस तरीके से मुस्लिम भाई में बांटा। लाल दरवाजा मस्जिद के लिए 10 करोड़ रुपया दिलवाया था। तो आदिल भाई, अगर आप सबके लिए ऐसा कर रहे हैं, आदिल भाई आप सबके लिए ऐसा कर रहे हैं और आपको सब समुदाय की चिंता है, तभी आचार्य विक्रमादित्य जी बार बार क्यों ये कहा जाता है कि कयामत तक बाबरी, कयामत तक बाबरी, जिसका जवाब आज सीएम योगी ने दिया कि कयामत का दिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बाबरी नहीं बन पाएगी। आपको
देखिए ये जो भी बोलना बोलते रहे, जो ना बाबरी रही ना बाबरी सोच रही, और जिनके दिमाग में आज भी बाबरी 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 चल रही है ना, तो बाबरी का भूत घूमता फिर रहा है। बाबरी का भूत समझ अपने घर में बना ले जो बनाना है, लेकिन भारत की इस जमीन के अंदर ना तो बाबरी रह सकती है, ना बाबरी रही, ना बाबरी बनने दी जाएगी। जब भी बाबरी होगी उसका विध्वंस संहार भी निश्चित है, इस बात को मान ले। और जो ये बाबरी की सोच साथ लेके चल रहे हैं उनको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये सोच को या तो हटा दे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कोर्ट हम जीते हैं। अगर तलवार के बल पे जीतना होता तो कब तक हरा दिए होते, खत्म कर दिए होते। हिंदू समाज शांति से बर्दाश्त करता है, शांति से रहता है। 1992 की घटना, पुलिस हटा लो, पुलिस हटा लो, हटी थी 1992 में पुलिस, और जब हटी थी ना पुलिस, साफ कर दिया था। हिंदू समाज को इतना अशांत ना समझो, जबरदस्ती शांति है, शांति बने रहने दो, लेकिन अशांत हुआ हिंदू समाज तो वो विध्वंस दोबारा हो सकता है। नहीं नहीं, ये इस तरीके की बात भी नहीं। आदिल बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, राकेश पांडे जी क्या बोल रहा है? इनके सामने ये बदतमीजी करे जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई बदतमीजी, किसी को बदतमीजी की परमिशन नहीं है। शो में किसी को बदतमीजी की परमिशन नहीं मिलेगी। ये डिबेट शो है। बोलिए आदिल। राकेश भाई, मुगल के वंशज को दिव्या कुमारी को डिप्टी सीएम इन लोग ने बनाया। ताजमहल में 96 करोड़ रुपया आता है, वहां उस मस्जिद के इमाम को सिर्फ 8,000 रुपया मिलता है। 96 करोड़ रुपया आया। लाल किला उसी मुगल के वंशज ने बनाया जिस पर झंडा फहरा रहे हैं। इसलिए ये नहीं बोलिए दिव्या कुमार को डिप्टी सीएम बनाए हैं। और संघमित्रा सांगा जो कश्मीर में मंदिरों को तोड़ा था, उस पर इनकी मुंह से बोली नहीं निकली। अरे आपकी भी मुंह से बोली नहीं निकलती है कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वा दिए, मंदिरों को तोड़ा। आप कह रहे हैं कि लाल किले मुगल बनाकर चले गए, तो मुगल अपने घर से लाल किला लेकर नहीं आए थे। यहां के पैसों से, यहां की मिट्टी से, यहां के लोगों के पसीने से बना, यहां के लोगों के खून से बना। अरे तो उस पर हक जताना बंद करिए। तो बाबरी मस्जिद भी है सर, बाबरी मस्जिद भी यहीं के लोगों ने बनाया था। बाबरी मस्जिद का अकीदा है मेरा, मस्जिद जहां थी वहां रहेगी, क़यामत के दिन अल्लाह उसे उठा लेगा, ये मेरा फेथ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय बनी थी, मंदिर के ऊपर बनी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय राकेश जी, इनसे एक सवाल पूछ लीजिए प्लीज, एक सवाल पूछ लीजिए। मैं आज वंस एंड फॉर ऑल आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या किसी के मंदिर को विध्वंस करके, विकृत करके, तोड़ के अगर हम मस्जिद बना दें तो वो मस्जिद जायज है? हाँ या ना में इतना जवाब दे दीजिए, उसके बाद इस डिबेट पे आगे बढ़ा जाएगा। राकेश भाई हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। किसी भी मस्जिद को, ये मेरा फेथ है, कभी भी अरे बोलने दो यार, देखिए बोलेगी बीच में। बोलिए राकेश भाई सुनिए, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, एकदम इस्लाम के प्रिंसिपल में लिखा है कि ना इंक्रोचमेंट कीजिए, ना कब्जा कीजिए। मस्जिद का बिजली बिल भी भरते हैं, टैक्स भी देते हैं। इस परिभाषा के हिसाब से बाबरी मस्जिद थी ही नहीं। इस परिभाषा एक चीज अरे सुनिए, नहीं सुबोई, अभी बाबरी अयोध्या से थोड़ा सा आगे। आदिल आपने कहा ना कि बिजली का बिल, पानी का बिल। एक मिनट सुबोई, आप मथुरा कभी चले जाइएगा आदिल, आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप सुन लीजिए आदिल, सुनिए, आप मथुरा चले जाइएगा, जो विवाद चल रहा है और जहां पर मस्जिद है, आपको पता है वहां का नगर पालिका पानी बिजली सबका बिल कौन भरता है? कृष्ण जन्मभूमि संस्थान भरता है, नहीं भरती है वहां की मस्जिद कमेटी। आप कभी चले जाइएगा। और जिस समझौते की और जिस समझौते की आप बातचीत करते हैं वो समझौता भी झूठा है, और उस समझौते को मान भी लिया जाए तो भी साबित होता है कि वहां पर पहले मंदिर था और समझौता हो गया, तब ठीक है अपनी परिभाषा। राकेश भाई परिभाषाएं भी नहीं रुकिए जरा, बिल वाला जवाब आने दीजिए। बिल वाले पर क्या बोलते हैं, बोलिए बिल वाले पर बोलिए। देखिए राकेश भाई इस देश की खूबसूरती है, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, बिल वाले पर आइए, गोल्डन टेम्पल पता कीजिए। नहीं, मैं आपकी खूबसूरती की बात से सहमत हूं आदिल, लेकिन आपने तर्क दिया ना कि बिजली का बिल, पानी का बिल, तो मथुरा वाले में यह फॉर्मूला नहीं लागू होता है। सुबह को बना दीजिए एंकर, हम जा रहे हैं। नहीं सुबह नहीं बोल रही है, बैठिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पैनल में बैठ जाइए, सुबह को एंकर बना दीजिए। नहीं सुबह बीच में बोलेंगे, आप बैठिए। अरे बैठिए, गुस्सा नहीं, बीच में टोकती है। अरे नहीं टोकेंगे, चलिए नहीं टोकेंगे। आप ऐसे गुस्सा होकर उठते नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले प्यार की बात कर रहे थे, उठने की बात करने लगे, अच्छा तो नहीं लगता है। बिल वाली बात पर जवाब दीजिए, मथुरा में नहीं लागू होता है। बीच में टोकती है, टेंशन हो जाता है। अरे नहीं टेंशन लीजिए भाई, पानी वानी रखा करिए, कहिए तो पानी भिजवा दो।
कहिए तो पानी भिजवा दूं। बस बताइए बिल वाली बात मथुरा में लागू होती है कि नहीं? आपकी मोहब्बत का आपकी मुस्कुराहट ही पानी है मेरे लिए। सुनिए, अच्छी बात है, मैं उस कमेटी के लोगों का, मैं इस देश के हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, उस कमेटी के लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि हिंदू मुसलमान की यही भारत की पहचान है, दोनों वहां के हिंदू मुसलमान। हम थोड़ी मस्जिद के सामने डांस करते हैं, मस्जिद के सामने ऐसा डांस करते हैं लेके कि शैतान सामने आ गया है। मस्जिद के सामने डांस देखते हैं, हाँ, नागिन डांस देखते हैं मस्जिद के सामने। आदिल भाई, नागिन डांस से आगे बढ़िए। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये बिल वाली बात मथुरा के केस में एक्सेप्शन है क्या? मेरे भाई, लेट ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड, लेट इस देश की अदालत को फैसला होने दीजिए। तो भाई आप तक दे रहे थे ना कि हम बिल भी अपना भरते हैं, हम पानी का बिल भी अपना भरते हैं। मैं उसी आधार पर पूछ लिया। आप कह रहे हैं फिर खूबसूरती की बात, फिर लेट द कोर्ट डिसाइड। राकेश भाई, एक नहीं, और जब कोर्ट ने राम मंदिर डिसाइड कर दिया तो उसको बार-बार बाबरी क्यों बोलते हैं? प्लीज नहीं, अभी सिर्फ मेरे और आदिल के बीच बात हो रही है। आदिल बोलिए। देखिए, अरे रोक दिया, गुस्सा नहीं, दिमाग कंट्रोल। राकेश साहब, मैं उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूं। दिस इज एक्सेप्शन केस माय डियर ब्रदर। मस्जिदों में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, हैदराबाद में नीट का एग्जाम, IIT का एग्जाम का सेंटर बगल में रहता है। लोग, हिंदू कम्युनिटी, दूसरे कम्युनिटी के लोग रेस्ट करते हैं, ठीक, मस्जिदों में आराम करने के लिए दिया जाता है। यह भी एक एग्जाम्पल है मेरे भाई। बिल्कुल आदिल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मत पढ़िए, मैं आपकी फसाद भाजपा। आदिल भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, आपने जो बात कही, लेकिन बिल वाली बात पर आप फंस गए। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। संजय सरकार, एक बाबरी तो आपके यहां भी बन रही है, पहले पार्टी में रखे थे, अब पार्टी से बाहर निकाल के बन रही है। संजय सरकार, देखिए राकेश जी, सबसे बड़े बात क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 128 का एक बहुत बड़ा खेल है, खेल में शामिल हुए हैं। कैसे खेल और कैसे शामिल, दोनों पर अच्छा तरफ से गणित समझिए। क्या होता है, यहाँ पर 76 जो सीट है ना, वो बंगाली मुस्लिम इलाका में पड़ता है, और जो 52 जो सीट है ना, उसमें 30 से 45% तक मुसलमान को वोट है। तो 128 में लास्ट टाइम टीएमसी 127 सीट जीते थे, काय से बाला जीते थे। तो भारतीय जनता को इतना मालूम पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को, अगर ये तोड़ नहीं पाएंगे 128 को, तो 166 में 147 मिलना बहुत नामुमकिन बात है। तो इसको क्या करते हैं, उसके लिए, इसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र रची है। कैसे रची है, जो इसको किसी भी तरफ से हुमायूं कबीर को समर्थन हमको करने पड़ेंगे। हमने मुंह पे तो बहुत बहादुरी के बात बोल देंगे, हमने कुछ भी तोड़ेंगे, लेकिन ये तोड़ेंगे नहीं, तोड़ने के लिए भी नहीं आएंगे। जैसे मैं देखिए, इसको खिलाफ भी कोर्ट में एक केस हुआ था, कोलकाता हाई कोर्ट में। जस्टिस था, जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन का जो ये बेंच है, इसमें डायरेक्ट बोला है, इसमें हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किसी को नाम पे भी मस्जिद बना सकता है, अपना कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों करना चाहिए, इसको मालूम है, अगर 128 हम तोड़ देंगे तो बढ़िया तरफ से बंगाल में सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, फिर विजय शर्मा आपकी बात का रिप्लाई करेंगे। एक छोटी सी बात ये कि अगर आपका ये कहना है, अब ये बातें खत्म कर, संजय भाई आप ही के पास हूं, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर रहा हूं। बोलिए, मैं आप ही के पास हूं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अगर आपकी परिभाषा के हिसाब से मस्जिद बनाना किसी का और किसी और का उसको सपोर्ट करना, वोट बैंक को तोड़ना है, तो फिर मंदिर बनाना क्या है, बताइए। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो हर कम्युनिटी के लिए, दुर्गायन के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर न्यू टाउन में, सिलीगुड़ी में महाकाल, दीघा में आपको मतलब जो जगन्नाथ देव का मंदिर बना है, मंदिर बना है, यहाँ पर बना है, सब चाहिए। हम तो यहाँ पर सबको लेके चल, हिंदू मुसलमान सिख सबको लेके चलना चाहता है। लेकिन मेरे देश में क्या होगा मालूम है, रावण हमने पालने नहीं देंगे साधुओं को बेस में, चाहे आसाराम हो, चाहे रामनवमी हो, कार्तिक महाराज, जिसको थोड़ा देर पहले बलात्कार भी किए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार उसको पद्मश्री दिया है। कसब नहीं बना सकता है अब्दुल कलाम को देश में। आप ये बात मेरा अगर समझ पाए बहुत बढ़िया तरफ से, तो अच्छी बात है, आप समझ लीजिए। हम नहीं अकेले यहाँ पर सब समझ रहे हैं, देश भी समझ रहा है, जो राष्ट्रवाद देख रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर है, यह बयान आना था तो असर होना था, और असर देखिए ऐसा हुआ है कि योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि सीएम योगी उर्दू भाषा में ना बोले, सीएम योगी कयामत की बात ना करें, कमजोर पड़ते ही भाषा कम्युनल हो जाती है, जिन्हें कुर्सी का खतरा उतना ही वो कम्युनल होते जाएंगे। ये अखिलेश यादव का ये पलटवार। सीएम योगी ने बाराबंकी में कहा था कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी, कयामत के दिन भी बाबरी नहीं बन पाएगी, बाबरी का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। लेकिन अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं जिन्हें कुर्सी का खतरा, उनकी भाषा कम्युनल होती जाएगी। तो
अच्छा बाइट भी सुनवा दीजिए। हाँ सुनवाइए। कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। अब भुवन जोशी बताइए, अगर सीएम योगी की यह भाषा कम्युनल है तो फिर उसके हिसाब से क्या एमआईएम ओवैसी की भाषा को भी कम्युनल कहेंगे आप? राकेश जी, मैंने सभी अपने साथियों को ध्यान से सुना और बिना इंटरप्ट के सुना। आशा है कि मुझे भी आप ऐसा मौका देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश के सामने क्लियर हो गया। और क्लियर क्या हुआ है कि जो व्यक्ति कार सेवकों पर गोली चलाता है उसको आपने राम जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष बना रखा है। ये देश और प्रदेश समझ गया और जवाब भी ठीक ठीक दे रहा है। 2024 के चुनाव में हमने सुना था भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, वो 400 पार वाले 240 पे रह गए और 80 के 80 कहने वाले 35 पे रह गए। ये देश और प्रदेश अगर किसी चीज को पसंद नहीं करता, वो अहंकार को पसंद करता है। और समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी आ रही है, चुनाव में लड़े ना लड़े और पहले भी लड़े, उसका रिजल्ट भी प्रदेश ने देने का काम करा। उनकी स्थिति क्या है सदन में, ये आपसे भी छुपानी, देश से भी छुपानी है, प्रदेश से भी छुपानी है। समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और पीडीए की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग केवल उसके विजन पे, हमें ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, केवल अपनी ये लड़ाई को देखना है। और वो लड़ाई लगातार हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, विशेष तौर पर फैजाबाद, अयोध्या में, जहां पर जमीनें हड़पी गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और वो देश और प्रदेश ने ठीक ठाक जवाब दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से सही से जवाब देने जा रही है। अरे मैंने आपसे एक लाइन पूछी थी, आप आए बाएं दाएं करने लगे, एमआईएम ओवैसी का नाम नहीं ले पाए। और अब मैंने आपसे पूछी थी कि अगर उनकी भाषा कम्युनल है तो क्या ये भी कयामत तक बाबरी की बात करते हैं, क्या ये भी भाषा कम्युनल कही जाएगी? आप इस पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। और ये स्टैंड पुराना है। सुनिए भुवन जोशी जी, आप तो प्रोफेसर हैं और आपको बड़ी जानकारी भी होगी, आप जाकर करिए। मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर मंच से कहा था और गोली चलवाने के इस फैसले का समर्थन किया था, तो नृपेंद्र मिश्रा के पीछे जाकर छिपा मत करिए। नृपेंद्र मिश्रा के सामने छिपने की आवश्यकता नहीं। उस अधिकारी ने खुद इंटरव्यू में कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी का आदेश नहीं, मेरा आदेश था। ये टीवी चैनल में चला है। अब मैं मुलायम सिंह के बयान को कोट करूं और साल बताकर, तारीख बताकर कोट कर दूं क्या? व्यक्तिगत मैं नहीं होना चाहता इस विषय। ये व्यक्तिगत होना हो गया। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, देश ने जवाब दिया है। मैं पूछ रहा हूं, चलिए छोड़िए, मैं पूछ रहा हूं, अगर सीएम योगी की भाषा कम्युनल है आपके पार्टी के नेता के हिसाब से, तो क्या एमआईएम की भाषा भी कम्युनल है या ना? मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश कम्युनल नहीं है। ये नहीं, कम्युनल है कि नहीं पहले बताइए। देश कम्युनल नहीं हो सकता है। देश की जड़ में धर्मनिरपेक्षता है, छोड़ दीजिए उधर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी की भाषा कम्युनल तो क्या एमआईएम की भाषा भी कम्युनल है, हाँ या ना? हम उत्तर प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश सेकुलर को, बीजेपी की भाषा कम्युनल तो क्या एमआईएम की भाषा भी कम्युनल है कि नहीं, हाँ या ना? मैं कहना चाहता हूं, दोनों पार्टी अगर जब एक दूसरे की पूरक है, ये दोनों की नूरा कुश्ती है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कम्युनल भाषा है कि नहीं। आप नूरा कुश्ती दुनिया भर का पूरा जलेबी बना लेंगे, बोलेंगे नहीं। जब ये कमजोर होते हैं तो ये कम्युनल भाषा का प्रयोग करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके चैनल में स्पष्ट कह दिया, दिखाई दिया देश। अरे भाई, उन्होंने तो सीएम योगी को लेकर कहा, ओवैसी को लेकर, एमआईएम को लेकर बोल दिए होते तो मैं नहीं करता आपसे सवाल। मैंने कह दिया, नूरा कुश्ती है इनकी, नूरा कुश्ती है। अच्छा, उनकी भाषा कम्युनल है, इनकी नूरा कुश्ती है। दोनों की नूरा कुश्ती है। दोनों की नूरा कुश्ती है, भाषा उनकी कम्युनल है, बस दोनों की कम्युनल है। ठीक है, चलिए आप ठीक है। आदिल, आपकी भाषा कम्युनल ये कह रहे हैं भुवन जोशी। सर सुनिए, यूपीए 1 यूपीए 2 में हम थे साथ में। अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से पूछिए आप। हम तो चाहते योगी जी को बोलते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ताजमहल की जो तस्वीर दे रहे थे तोहफा में, अब मोगल को, अब मुसलमान को गाली और उर्दू को गाली देते हैं। उस मस्जिद के, ताजमहल के मस्जिद के इमाम का तनख्वाह तो योगी जी बढ़ा दीजिए। अरे भाई, कम से कम 30-25, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपकी पार्टी के नेता की भाषा को कम्युनल कह रहे हैं। आदिल, अगर आप कयामत तक बाबरी की बात करेंगे तो बकौल समाजवादी पार्टी और बकौल यहां पर जोशी जी, आपकी भाषा कम्युनल है। सर राकेश साहब, ममता जी मंदिर बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी भी मंदिर बनवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी जो है
बीजेपी मंदिर की बात करे, कोई जिसको जो बनाना है देश में, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का थोड़ी आरएसएस की तरह 52 साल तिरंगा नहीं फैलाए थे, थोड़ी आरएसएस की तरह संविधान और तिरंगा को नहीं माने थे, सरदार पटेल ने बैन किया था। हम तो इस देश के टीपू सुल्तान हैं, फजले खैराबादी, हमने तो इस मिट्टी के लिए जान दिया और अपनी नस्लों को बोलेंगे कि जान दो इस मिट्टी के लिए, तुम्हारी सरजमी है। हम तो इस देश के लिए जान देने के लिए बैठे हैं राकेश साहब, जब जरूरत पड़ेगा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैरिस्टर साहब ने पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज किया, उससे पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य जी, हम नवाज शरीफ कि आदिल भाई सपा पर नहीं बोल पा रहे हैं। ये कोई नुरा कुश्ती ये कह रहे थे, तो अलग मुझे कोई लगाव दिख रहा है। तो छोड़ दीजिए, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, इनको छोड़ दीजिए। इन लोगों को पता नहीं टीवी डिबेट में बैठने की अकल नहीं है, इनकी छोड़ नहीं, ये बात नहीं ठीक है, आप बात मुझे आज सबसे पहले समाजवादियों को सबसे पहले पूछने की आवश्यकता है, क्या वो बाबरी के साथ है? क्या वो बाबरी बनवाएंगे? समाजवादी वाले बताए, क्या वो बाबरी बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे? वो भी बता दें साफ साफ। और जो ताजमहल कर रहे थे सभी ओबीसी साहब के छोटे नुमाइंदे, उनको बता दें तेजो महल है वो, तेजो महल, और ये प्रूव हो चुका है, इसके कागज भी सब कुछ है। अब ये समाजवादी बता दे कि वो बाबरी के साथ है कि नहीं है, वो बाबरी के साथ है। चलिए भुवन जोशी, समय थोड़ा कम है, बताइए। राकेश भाई, हाँ देखिए मैं तो चैलेंज करता हूँ राकेश भाई, जितने हम, एक मिनट आ रहा हूं, आदिल भाई आ रहा हूं, बोलिए जल्दी। भुवन जोशी, आप बाबरी के साथ हैं ये पूछ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य। मैं कहना चाहता हूँ, ये महंत संत जी जो बैठे हैं हमारे दोस्त, इनको केदारेश्वर का न्योता देता हूँ, आइए माननीय इटावा में आइए। अरे वो केदारेश्वर चले जाएंगे आचार्य विक्रमादित्य, वो तो हिंदू धर्मगुरु हैं, वो तो कहीं भी चले जाएंगे मंदिर में। वो पूछ रहे हैं कि आप बाबरी के साथ हैं कि नहीं। भगवान शिव का सबसे भव्य मंदिर मानने अखिलेश यादव बना रहे हैं।